नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, साईश कोचिंग क्लासेस मध्ये तुमचं सगळ्यांचं हार्दिक स्वागत. जसं की ऑनलाईन क्लासेस मध्ये आज आपण विषय घेत आहोत हिंदी. आणि या हिंदी विषयामध्ये आतापर्यंत आपण वाहरे हमदर्द या पाठापर्यंत आपण अभ्यास आपला केला होता या हिंदी विषयाचा. आणि आज आपण काय पाहणार आहोत तर कविता 4 मन, जे की पूरक पठण पद्य आहे, या कवितेविषयी आज आपण अभ्यास करणार आहोत. आणि अशा पद्धतीने या कवितेचं थोडासा तुम्हाला सारांश मी प्रथम सांगणार आहे. चालू करूया. हिंदी विषय कविता 4 मन पूरक पठण पद्य. इस कविता में जो कविता के जो कवि है वो विकास परिहार, ओके, इनका नाम है. उनके बारे में हम थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं. जिनका जन्म 1983 में उना मध्य प्रदेश में हुआ है. इनके परिचय में अगर हम जाने तो विकास परिहार ने 2000 से लेकर 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी. फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े और साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों के से भी जुड़े हुए. ये इनकी विशेषता है. जैसे कि यहाँ पे उनके परिचय में दिए हुए उन्होंने दिया है, क्या दिया है तो एक भारतीय वायुसेना में वो सेवा कर रहे थे. बाद में पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़ गए. रेडियो से जुड़ने के बाद उन्होंने साहित्य में विशेष रुचि होने के कारण उन्होंने अनेक नाट्य गतिविधियों से ही अपना मतलब जो कार्य है उन्होंने यहाँ पे किया हुआ है. अभी कविता के पद्य संबंधी मतलब क्या कि कविता के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो कविता के बारे में हमें क्या उन्होंने बताया है कि हाइकू बोले तो क्या, तो हाइकू ये एक जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है. मतलब हमारे यहाँ पे जैसे कि हम मराठी का अगर सब्जेक्ट लेते हैं तो मराठी में हम क्या बोलते हैं, लावणी प्रकार है, बराबर है, संभव गान है. जैसे कि काव्य के ऐसे बहुत सारे मतलब क्या रहते हैं कि प्रकार रहते हैं, वैसा जापान में हाइकू नाम का एक काव्य प्रकार, काव्य विधा मतलब काव्य का एक प्रकार रहेगा जापान में, हाइकू नाम का, वो बहुत ही लोकप्रिय है. कहा? जापान में. तो हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है. और यह हाइकू मतलब क्या है कि विश्व की सबसे छोटी कविता कहलाई जाती है. ऐसे कवि हमें उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं. 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया. और हमारे यहाँ 5वें दशक में अपने हिंदी साहित्य में यह हाइकू नामक जो काव्य प्रकार था जापान का, वो हमने क्या किया, अतिशय खुले मन से हमने यहाँ पे स्वीकार किया. हाइकू कविता 5 + 7 5 + 7 + 5 बराबर 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती है. अगर ये वर्ण हमने मराठी में पढ़े हैं ग्रामर में, जिन लोगों को पता है वो जान सकते हैं वर्ण क्या रहते हैं. अगर नहीं भी पता रहेगा तो उसमें हम मराठी ग्रामर में पढ़ने वाले हैं, उस टाइम आपको क्लियर हो जाएगा. हाइकू, प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया हुआ है. और इस हाइकू जो नामक कविता यहाँ पे जो कवि ने हमें यहाँ पे दी है, उन्होंने क्या किया है कि अपना अनुभव और छोटी छोटी विभिन्न घटनाएं अर्थवाही सीमित शब्दों में यहाँ पे उन्होंने अपने सामने रखा हुआ है और यहाँ पे हमें प्रस्तुत किया हुआ है. ओके, तो ये था पद्य संबंधी जानकारी और अपने कवि विकास परिहार के बारे में जानकारी. ओके, तो इस तरह हम अभी कविता को हम प्रारंभ करते हैं और एक एक पद्य विभाग पढ़ते हुए मैं एक एक पद्य का आपको एक एक चयन का एक एक चरण का अर्थ भी बताता हूँ साथ साथ में, ताकि आपको आसानी से ये कविता समझ में आ जाएगी. अभी सर्वप्रथम उन्होंने कहा है, घना अंधेरा चमकता प्रकाश और घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ पाने के मत सोचो
जीवन सारा, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। मतलब कभी हम पहले क्या करते हैं कि पूरा ये पढ़ते हैं और अलग अलग पद्यों का चरणों का हम क्या करेंगे, अर्थ कहेंगे, अर्थ देखेंगे। अभी धुना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक, मतलब क्या रहता है कि जब चारों ओर घना अंधेरा रहता है, चारों ओर अंधेरा होता है, तब प्रकाश और अधिक चमकने लगता है। अर्थात ऐसे कभी कोई यहाँ पे ऐसा कहना है कि जब जब घना अंधेरा मतलब क्या कि हमारे जीवन में अगर प्रतिकूल परिस्थितियां आती है, मतलब संकट आते हैं हमारे जीवन में, तो क्या होता है, मतलब समझने की कोशिश करो कि कभी को यहाँ पे क्या कहना है। कभी को ऐसा कहना है कि प्रतिकूल परिस्थितियां मतलब क्या कि घना अंधेरा, ये घने अंधेरे के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमें घेर लेते हैं। और घेरने के कारण तभी कितनी भी कठिनाई आने दो, तभी एकाएक प्रकाश की एक तो किरण रहती है कि जहां से हमें आशा रहती है कि हम उबल सके। तो कभी कहते हैं कि कितने भी हमें इस अंधकार रूप में हमें घेर लेते हैं, तब वही एकाएक प्रकाश की किरण क्या रहती है, फूट पड़ती है। मतलब क्या कि एक तो ऐसा है, अपने को क्या रहता है कि एक तो कुछ तो एक आसान रास्ता दिखाई देता है, और रास्ता दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं कि घने अंधेरे में प्रकाश चमक रहा। आई थिंक आई होप सो कि आपको एक पहले चरण का अर्थ क्या है वो समझ में आया रहेगा। आगे चल के कभी कहते हैं, करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। मतलब कभी कहते हैं कि इस जन्म में आप आए हो तो आपको क्या करना चाहिए, पूरा जीवन काम करते रहना चाहिए, फल की आशा मत करो। ऐसा कभी यहाँ पे कहते हैं। यह ना सोचना कि चाहिए कि हमें क्या प्राप्त होगा, काम करते जाओ, उस काम से आपको क्या प्राप्त होगा यह कभी मत सोचो, क्या प्राप्ति मिलेगी यह मत सोचो, आप अपना काम करते चले जाओ। ऐसा कवि का यहाँ पे कहना है। बाद में कभी बोलते हैं, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फरार, आया फरार। सॉरी, फागुन ने यहाँ पे फागुन है, थोड़ा पीडीएफ अपना, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। ओके, आया फागुन मतलब क्या, फागुन मास है। थोड़ा मैं ऐसा कर लेता हूँ आपको, ताकि आपको पीडीएफ में अच्छी तरह से रीडिंग भी आ सके। क्या कहता है कवि, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। ओके, मतलब अभी कवि यहाँ पे हमें समझाना चाहते हैं कि हमारा ये जीवन ये क्या है, संसार रूपी एक सागर है, और ये जीवन रूपी नैया अगर सागर रूपी इस सागर में अगर डगमगाने लगती है तो उसे संभालने के लिए कोई नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? अगर आपके जीवन में, अगर ये जीवन जो है आपका, वो क्या है, एक तरह का नैया है, एक रूपी नैया है, जीवन रूपी नैया है। नैया मतलब आप अंग्रेजी में बोल सकते हैं, अगर मराठी में बोल सकते हैं, नाव हो सकता, बरोबर है। सो अगर वो बोल रहे हैं कि अगर ये नैया किसमें डूबने लगती है, डगमगाने लगती है, अपने संसार रूपी सागर में जब डगमगाने लगती है, तब क्या करना चाहिए कि आपको वो नैया आपके संभालने के लिए कोई नहीं आएगा, और हमें स्वयं उसे पार करने के लिए, क्यों पार लगाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रयास हमें खुद ही करना चाहिए। मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कवि क्या कह रहा है? कवि का ऐसा कहना है कि आपके जीवन में बहुत सारे कठिनाई परिस्थितियां आएगी, बहुत सारे मतलब क्या कठिन परिस्थितियां आ जाएगी, बहुत सारे संकट भी आ सकते हैं। तो उस संकट में तंग धर के रहना और उसे पार करने के लिए कोई आपको मदद करने के लिए नहीं आएगा, आपको खुद को ही खड़ा रह के उस कठिनाइयों का सामना करना है। ऐसा यहाँ पे कभी हमें कहते हैं। बाद में कहते हैं, रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। मतलब क्या, फागुन का महीना अगर आपने देखा रहेगा तो अपने संग पसंद के विविध रंग लेकर आता है, और यह जो
समय रहता है उल्लास और उमंग का समय है। ओके, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता हमें प्रेरणा, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बहार। और जब हम देखते हैं कि गुलाब का अगर फूल कांटों के बीच रहता है, तो अगर गुलाब का अगर फूल देखा, यहाँ पे कोई भी फूल रहता है, लेकिन ज्यादा करके मैं गुलाब फूल का क्यों इधर यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, उदाहरण ले रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा करके गुलाब के फूल को ही काटा रहता है, बराबर कि नहीं। सो गुलाब का फूल क्या रहता है, कांटों के बीच में रहता है, फिर भी कैसा रहता है, वो खिलखिलाता रहता है, हंसता रहता है। कभी भी देखो, आपको गुलाब का फूल अगर आप देखते हो तो आपका मन कितना प्रसन्न हो जाता है और आपको कितना प्रसन्न रहता है। इसका मतलब क्या, वो कांटों के बीच में रहते हुए भी कैसा है, खिलखिलाता है, और उससे देखते हैं हमारा मन भी कितना रहता है, प्रसन्न रहता है। तो वैसे कवि बोलता है कि ऐसा हमें भी गुलाब के फूल की तरह रहना चाहिए। कितनी भी परेशानियां आने तो घबराने का नहीं है, और इस परेशानियों को हमें क्या करना है कि अपना सामना करना है, जैसे कि गुलाब के जैसा सामना करता है। और गुलाब का फूल हमें उससे कठिन परिस्थितियों का और परेशानियों का सामना करने का प्रेरणा इस गुलाब के फूल से हमें मिलती है। बाद में कवि कहते हैं, भीतरी कुंठा आंखों के द्वार से आई बहार। बराबर है, मतलब क्या, जब हमारे आंखों से अश्रु जब बहते हैं तो यह मानना चाहिए कि हमारे इस मन की कुंठा नयन रूप द्वार से बाहर आ रही है। ओके, सो इस तरह आपको ये जो अब तक मैंने आपको ये चरण समझाए, ये अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अभी आगे चल के देखते हैं क्या कहते हैं कवि। खारे जल से धुल गए विषाद, खारे जल से धुल गए विषाद, मन पावन, मृत्यु को जीना जीवन विष पीना हे जिजीविषा। ओके, तो अभी कवि हमें क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे कि अगर खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन, मतलब क्या कि इस खारे जल मतलब क्या कि हम अगर हमारे आंखों से आंसू आने लगते हैं, तब अगर उसका जो आंसू का जो क्या बोलते हैं टेस्ट रहता है, वो जब अपने समुद्र के पानी जैसा खारा रहता है, खारा, बराबर कि नहीं। तो ऐसे जो आंसू है खारे जल के साथ क्या रहते हैं कि अपने जो विषाद है, हमारे मन में जो भी कुछ परेशानी है वो धुल गए ऐसे समझो, और हमें अपना मन पहले के समान पावन हो गया है ऐसा समझना चाहिए। जो भी है, जो भी दुख अपने मन में है, वो जब आंसू निकलते हमारे आंख से, तब वो आंसू की तरह क्या करना चाहिए, उसमें हम सारे दुखिया या परेशानियां मिटानी चाहिए। जैसा कि समुद्र में आपने देखा रहेगा कि जब लाट आती है समुद्र के अंदर, तब वो पूरा जो कचरा है वो क्या करते हैं कि अंदर की तरफ लेके जाते हैं। वैसा हम आंसुओं के साथ हमारी परेशानियां क्या करनी चाहिए, क्या धुल लेना चाहिए, और हमारा पहले जैसा मन हमारा करना चाहिए। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना हे जिजीविषा। मतलब क्या रहता है कि कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, तो कवि यहाँ पे एक ही बात कहना चाहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में बहुत सारी चिंताएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं, और बहुत सारी कठिनाइयां भी आती है। ऐसे ये जीवन रूपी अपने जीवन रूपी संग्राम में या संकट में हमें क्या करना चाहिए, डट कर उसका सामना करना चाहिए। जैसे कि जिजीविषा का प्रमाण है, ऐसा यहाँ पे कवि हमें कहते हैं। ओके, बाद में कवि कहते हैं, मन की पीड़ा छाई बन बादल, बरसी आंखें, चलती साथ पटरिया रेल की फिर भी वो। मतलब अभी कवि हमें कहते हैं, जब आकाश में बहुत सारे घने बादल आते हैं तभी जाके क्या होती है, वर्षा होती है, बराबर के नहीं। उसी प्रकार जब मन की पीड़ा बहुत गहरी हो जाती है, तब वह बादल बनकर आंसुओं के रूप में बरसने लगती है। मतलब जब बादल आते हैं हमारे आकाश में, वो बादल की उपमा
कवि ने हमारे क्या किए हैं, तो दुखों को दिए है और पीड़ा को दिए है। जब बहुत पीड़ा हो जाती है, गहरी हो जाती है वो पीड़ा, तब वो बादल बनकर आंसू के रूप में क्या लगती है, बरसने लगती है। तो बरसने देने का, चलती 7 पटरियां रेल की फिर भी मौन। रेल की पटरियां अनंत काल से चालू है, चलती जा रही है, चलती है, चली थी, चलती है और चलती रहेगी, परंतु वो कभी बोलती नहीं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। वो सदा मौन रहती है और एक दूसरे के कभी बात भी नहीं करती। आपने देखा रहेगा रेल की पटरी, वैसा हमारा मन चाहिए। चलो आगे चलते हैं। सितारे छिपे बादल की ओट में सुना आकाश। सितारे छिपे बादल की ओट में सुना आकाश, तुमने दिए जिन गीतों का स्वर हुए अमर। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही। अभी ये तीनों चयनों का अगर अर्थ देखा जाए तो देखिए कितने अच्छी तरह से उन्होंने कवि ने यहाँ पे बताया है। सितारे आकाश का क्या है, श्रृंगार है, ऐसा कवि यहाँ पे हमें कहना चाहते हैं। वो आकाश की क्या बढ़ाता है, शोभा बढ़ाता है। जैसे जैसे ये जो बादल की कोट में जो छिपे हुए आकाश है, ठीक इसी प्रकार कुछ लोग हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण कोई लोग हैं, उनके चले जाने पर या विभक्त हो जाने पर हमारा मन निरर्थक हो जाता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर। कवि और बोल जाते हैं, आगे कहते हैं कि जिन गीतों का स्वर देते हैं वही जो गीतों का स्वर देते हैं वही अमर हो जाते हैं। इस प्रकार कवि अपनी रचनाओं के द्वारा समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं और अंत में वो कहते हैं कि सागर एक जलराशि है, परंतु खारा होने के कारण, अता होने पर भी वह जलराशि पीने योग्य नहीं है। उसी प्रकार कोई व्यक्ति कितना भी बड़ा धनवान हो, यदि वह किसी जरूरतमंद के काम नहीं आ सकता तो उसके बड़प्पन क्या है, व्यर्थ है। यह हमें कवि यहाँ पे समझाना चाहते हैं। और इस तरह विकास परिवार जी ये जो कवि है, इन्होंने अच्छी तरह से हमें क्या कहा है कि जो हमें यहाँ पे उन्होंने बताया है कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने किस तरह से उन्होंने ये सरल अर्थ बताया है, यहाँ पे हमने देख लिया। और इस तरह से जो ये कवि हमारे कवि जो है विकास परिहार जी ने ये हाइकू, जापान के लोकप्रिय विधा के आधारित ये इस कविता के माध्यम से उन्होंने समाज में अपनी रचनाओं की तरह परिवर्तन लाने की यहाँ पे इस कविता के माध्यम से कोशिश की है। आशा करता हूँ कि आपको ये कविता अच्छी तरह से समझ में आई रहेगी। और यहाँ पे मैं अभी ये कविता पूर्ण हो गई ऐसा यहाँ पे मैं घोषित कर देता हूँ। आगे का पाठ जल्दी ही लाने वाले हैं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद।